रात को डिनर के बाद प्रकाश अपने कमरे में आया। हालांकि उसे कमरे में जाने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन वह रात को सोने के लिए जाता भी कहाँ। वह कमरे में पहुंचा तो उसकी पत्नी बिस्तर पर चादर बिछा रही थी। प्रकाश आकर बिस्तर पर बैठने की कोशिश करने लगा तो विधि ने उसे घूरते हुए कहा, देखो, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है, इसलिए तुम सोफे पर जाओ। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। प्रकाश चिढ़ गया और कहने लगा कि मैंने सोचा था कि शुरुआत में तुम संकुचा रही हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो हमारी शादी को कितने महीने हो गए हैं, फिर भी तुम मुझसे इतना रूखा व्यवहार क्यों करती हो? विधि बोली, इस समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। प्रकाश को उसकी बातें पसंद नहीं आ रही थी। विधि चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। इधर प्रकाश सोफे पर आकर लेट गया। शादी को 10 महीने हो जाने पर भी विधि ने प्रकाश को एक ही पलंग पर सोने की इजाजत तक नहीं दी। वह रात भर सोफे पर पड़ा तड़पता रहता था। पत्नी की बेरुखी की वजह उसे समझ नहीं आती। कई बार उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन विधि ने कभी उससे सीधे मुंह से बात नहीं की। प्रकाश ने तो उसकी खूबसूरती देखकर ही उससे शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन अब उसके पास जाने के लिए तरस के रह गया। वह चाहता तो जिद करके भी अपना अधिकार हासिल कर सकता, लेकिन उसने यही सोचा था कि विधि उसकी पत्नी है, जिंदगी भर उसके साथ रहना है। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि विधि उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है। अब उसके सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह कुछ सोचकर रुक जाता। लेकिन आज वह यह सोचकर कि मैं उसका पति हूँ, वह मुझसे बचकर जाएगी कहाँ। हाँ, यही है कि थोड़ा हल्ला मचाएगी तो नाम तो उसका भी खराब होगा। वह खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। प्रकाश उसके पास जाकर बैठ गया और उसके गुलाबी गालों को स्पर्श करने लगा। उसके छूने से विधि की नींद टूट गई। वह हड़बड़ाकर पीछे हटने लगी और कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की, अगर तुमने मुझे छुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रकाश भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा अधिकार है। तो विधि गुस्से में बोली कि अगर तुमने एक कदम भी मेरी ओर बढ़ाया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों पर दहेज का झूठा आरोप लगा दूंगी और तुम लोग जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। इस पर प्रकाश बौखला गया और वापस सोफे पर जाकर बैठ गया। विधि ने बहुत दिनों तक सब्र से काम लिया था, लेकिन अब उससे उस घर में रहा नहीं जा रहा था। वह समझ गई थी कि अब किसी न किसी वक्त प्रकाश उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतारू हो सकता है। इसलिए अगली सुबह ही वह अपनी सास के पास पहुंची। उसकी सास उससे बड़ी प्रसन्न रहती थी, क्योंकि घर आते ही उसने घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। इसके साथ ही वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी। विधि ने धीरे से कहा कि मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वह बोली, हाँ बोलो बहू, क्या पूछना है? विधि बोली, मम्मी जी, अब मेरी परीक्षा में 1 महीना रह गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं परीक्षा की तारीख मायके जाकर ही कर लूँ और वहाँ से परीक्षा देने के बाद वापस आ जाऊँ। उसकी सास सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शादी को इतने महीने हो गए, एक बार भी बहू ने मायके जाने का नाम नहीं लिया, तो इसे मायके जाने देती हूँ। और उन्होंने उसे अनुमति दे दी और विधि अपना सामान पैक करके मायके चली गई। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। विधि की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी। उसकी सास ने उसे वापस बुलाने के लिए फोन किया तो विधि ने कहा, मम्मी जी, प्रकाश का बर्ताव मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे ससुराल आने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर उसकी सास सोच में पड़ गई। कहने लगी कि प्रकाश से मैं बात करूंगी, लेकिन तुम वापस आ जाओ। विधि ने कहा कि मैं कुछ सोचकर बताऊंगी। इस पर उसकी सास को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर उन दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है। शाम को उन्होंने प्रकाश से बात की तो प्रकाश ने गुस्से में कहा कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उल्टा खुद ही वह शादी के बाद मुझसे दूर रहती है। मैं सोफे पर सोता हूँ और वह महारानी की तरह पलंग पर सोती है। और जानती हो माँ, उसने मुझे क्या धमकी दी है? उसने मुझे कहा है कि अगर मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वह हम लोगों पर दहेज का झूठा केस कर देगी। यह सुनकर उसकी सास हैरान रह गई। गुस्से से बोली कि बेटा, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। उसे मायके में रहना है तो रहने दो।
इस पर प्रकाश बोला कि मैं तो सोच रहा हूँ कि उससे तलाक ले लूँ, यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस पर माँ ने भी सहमति दी। तो माँ की सहमति मिलते ही प्रकाश ने तलाक के पेपर्स विधि के घर भेज दिए। इस पर विधि का फोन आया और वह कहने लगी कि प्रकाश, तुमने तलाक लेने का मन बना ही दिया है तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, हाँ बोलो कि तुम मुझ पर झूठा केस दर्ज करोगी और सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। फिर मैं पुलिस को कॉल रिकॉर्ड सुना दूंगा कि तुमने मुझे धमकी दी है। लेकिन अगले ही पल विधि ने कुछ ऐसा कहा कि उसके होश उड़ गए। विधि बोली कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ और उन्हें बताऊंगी कि तुमने आज से 10 साल पहले मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उस वक्त वे तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। मैंने पुलिस में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन पुलिस तुम्हारा सुराग नहीं ढूंढ पाई क्योंकि मेरे पास तुम्हारे हुलिये के अलावा और कुछ नहीं था। याद है, एक दिन एक छोटे से गांव में एक गन्ने के खेत के पास तुमने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। तुम शायद मेरे चेहरे में आए हुए बदलाव के कारण मुझे भूल गए क्योंकि उस वक्त मैं 13 साल की थी, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल पाई। तुम शायद हमारे गांव में घूमने के लिए आए थे और उस दिन वहां से फरार हो गए। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। हमारे यहाँ शादी से पहले लड़कियां अपने होने वाले दूल्हे की तस्वीरें नहीं देखती। अगर मेरे पापा ने तुम्हारी तस्वीर मुझे दिखाई होती तो मैं तुम्हारे साथ शादी ना करती। लेकिन शादी की पहली रात जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मैं सुन्न रह गई, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी और मुझे पता नहीं था कि मेरे घर वाले मेरा साथ देंगे या नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और एक अच्छी सी नौकरी की तलाश करूंगी और जब तुम्हारे किए गए गुनाह की सजा दिलाऊंगी। और आज वह वक्त आ चुका है। मेरे सब्र का फल मुझे मिल चुका है। आज मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, पर अब मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही हूँ। यह सुनकर प्रकाश बौखला गया। वह उसी वक्त अपनी कार लेकर विधि के घर जाने के लिए निकल पड़ा ताकि वह उससे मिलकर माफी मांगने का नाटक करके उसका दिल पिघला सके। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। वह गंभीर हालत में ही अस्पताल में बेड पर पड़ा था। उसके कानों में डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी कि केस बहुत सीरियस है, शायद ही इसकी जान बचा पाए। उसकी सांसों की डोर टूटती जा रही थी और वह अपनी बीती हुई जिंदगी को पलटकर देखे जा रहा था कि जब तक वह शख्स था तब तक अपनी मर्दांगी के घमंड में गुनाह करता गया। उसने कई लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। न जाने किस लड़की की बददुआ उसे इस रूप में फलित हुई थी। धीरे धीरे उसकी धड़कनें धीमी पड़ने लगी और अंततः उसके प्राण पखेरु उड़ गए। विधि को जब उसकी मौत की खबर मिली तो सन्न रह गई। आज उसका गुनहगार इस दुनिया से जा चुका था। शायद उसे इसी रूप में उसके गुनाह की सजा मिली थी, लेकिन विधि को इस बात का सुकून था कि उसने प्रकाश को सच बता दिया था। दोस्तों, हर लड़की किसी की बेटी और बहन होती है, भविष्य में किसी की पत्नी और माँ बनती है। तो क्या वह एक औरत के रूप में पूजनीय नहीं होती? जो गंदी मानसिकता के लोग उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं, आखिर उन्हें भी तो किसी औरत ने ही जन्म दिया होता है। फिर वह औरत का सम्मान क्यों नहीं कर पाते?